जय हिंद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। शुभ प्रभात। जय हिंद। जल्दी से जुड़ जाइए। कल के एमसीक्यू में किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप लोग कमेंट्स भेज दीजिएगा, अभी नहीं बाद में। अभी तो आप जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिगार्डिंग भेजिएगा, और नहीं है तो ठीक है। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैक्सिमम। फिर भी कहाँ कुछ रह जाता है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हैप्पी आर्मी डे। सेम टू यू बच्चों। बहुत अच्छी बात है कि अपन सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और हेलो टाटा बाय बाय के अलावा आज देश के एक स्पेशल डे को भी याद करते हैं। वेरी गुड। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है आप लोगों के ब्लड, रक्त, खून, रुधिर, लहू, जो भी आप बोलना चाहें। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है। ब्लड के अगर बारे में बात करें तो आप लोगों ने सबने देखा होगा ब्लड को, थोड़ा सा भी कट लग जाता है ब्लड निकलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लड क्या होता है? तो ब्लड, मैंने पूछा ब्लड क्या होता है तो आधे व्यक्तियों के दिमाग में आ गया मैडम लाल लाल रंग का होता है, ठीक है ना। मैं उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी पूछी, मैंने तो सिर्फ अभी ये पूछा आप लोगों का कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है, मैं ये पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। अपन साइंस पढ़ रहे हैं, अपने आंसर भी साइंस के अकॉर्डिंग आने चाहिए कि ये नहीं मैडम लाल लाल होता है, पतला सा होता है, पानी जैसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज अपन पहले ब्लड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर ब्लड क्या होता है जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपन वो देखते हैं, ठीक है। क्लियर? इधर देखो, आज अपन इधर देखो, आज फर्स्ट अपना टॉपिक चल रहा ब्लड के ऊपर, फर्स्ट लेक्चर हो रहा है। ये देखो रक्त या ब्लड, क्लियर? अब इधर देखो, अपन साइंस पढ़ रहे, पहला क्वेश्चन और पहला ही आंसर कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। पहला ही क्वेश्चन और पहला ही आप लोगों के एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड क्या है। तो एक तरल संयोजी उत्तक है। वर्ड्स को समझिए, पूरा ब्लड समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये कि ब्लड क्या है? तरल है। तरल मतलब एक लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, कोई ऐसा पदार्थ है जो किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था के अंदर है। क्लियर यहां तक? दूसरी बात कि उत्तक है, ब्लड कोशिकाएं नहीं उत्तक है। अब उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह। क्लियर? आपको ये पता होगा कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से, सेल से। एक समान काम करने वाली प्लस संरचना में एक समान कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? आपके उत्तकों का निर्माण करती है, टिश्यूज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। क्लियर? तो मैं ये कह रही हूं कि हमारा रक्त कोशिका नहीं बल्कि उत्तक है। क्या है हमारा ब्लड? एक उत्तक है, टिश्यू है, मतलब एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला या ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति एक समान है। क्लियर? तो उन कोशिकाओं का ग्रुप है। बोलो यहां तक क्लियर? क्लियर? ब्लड हमारा कोशिका नहीं बल्कि उत्तक है, कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कार्य में या आप लोगों के उत्पत्ति के अंदर या संरचना के अंदर एक समान हो सकती। क्लियर यहां तक? क्लियर? अब देखो भाई, उत्तक तो है लेकिन किस प्रकार का उत्तक है? तो ये देखो संयोजी प्रकार का, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव।
उत्तक बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि अपन कभी उत्तक पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी। लेकिन पहला उत्तक का टाइप देख लो, यहाँ पे संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक क्या करते हैं हमारे शरीर में? सुन लो, पहला काम करते हैं संरचना प्रदान करता है। संयोजी उत्तक क्या करते हैं हमारे शरीर में? संरचना प्रदान करते हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे जैसे हड्डियों के अंदर भी संयोजी उत्तक होता है, हमारी हड्डियों में भी संयोजी उत्तक होता है। तो एक फिक्स ढांचा बन रहा है हमारा, एक फिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। आई बात समझ में? तो संयोजी उत्तक हमारे शरीर को संरचना प्रदान करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? संयोजी उत्तक विभिन्न प्रकार के वसाओं का संचय करते हैं। हमारी बोन्स के अंदर भी क्या होते हैं? फैट्स वगैरह या कुछ मिनरल्स वगैरह का स्टोर होता है। हमारे जैसे ब्लड के अंदर विभिन्न प्रकार के आप लोगों के जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका स्टोरेज होता है। इसके अलावा संयोजी उत्तक आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करने का, रोटेशन करने का, तो हमारा ब्लड यही तो काम कर रहा है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित हुआ, तो किसमें गया? हमारे रक्त में ही तो गया। और रक्त उसको हमारे शरीर के जिस अंग को जितनी जरूरत होती है वहां तक उसको सप्लाई कर देता है। क्लियर यहां तक? तो हमारा रक्त क्या है? रक्त एक तरल लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला उत्तक। किस अवस्था में ये उत्तक? एक लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में उपस्थित है ये उत्तक। लेकिन किस प्रकार का है? संयोजी प्रकार का एक उत्तक होता है। बोलो यहां तक क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, अदरवाइज क्लियर लिखिए कि मैडम समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि रक्त क्या है? सीधा सीधा आंसर आए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि रक्त क्या है, तो सीधा सीधा आंसर भी आना चाहिए कि रक्त हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है हमारा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अर्थात कोई पूछे क्या रक्त कोशिका है? नहीं, कोशिकाओं का समूह है। रक्त कोशिका नहीं, कोशिकाओं का समूह है। अरे देखो, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जैसी कोशिकाएं होती है, तो कोशिकाओं का समूह है। अच्छा, कोशिकाओं का समूह मतलब उत्तक है। और ये उत्तक किस अवस्था में? ये उत्तक तरल अवस्था में। हमारी कोशिकाएं किस अवस्था में? इसमें ये तरल अवस्था के अंदर हमारा उत्तक, आपका ब्लड है। और किस प्रकार का उत्तक है? तो कनेक्टिव प्रकार का उत्तक है, जो शरीर में विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है और विभिन्न पदार्थों का संचय करने का काम है। क्लियर यहां तक? संयोजी उत्तकों का काम मैंने अभी बताया बच्चा कि संयोजी उत्तक हमारे शरीर को संरचना प्रदान करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड काम, विभिन्न आप लोगों के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का शरीर में परिवहन करते हैं। तीसरा काम, विभिन्न पदार्थों का वसाएं, जैसे फॉर एग्जांपल वसाओं का स्टोरेज करते हैं, संचय करते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर? उत्तक में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो अपन ब्लड तक ही सीमित रहते हैं कि इसीलिए कहा कि हमारा ब्लड कैसा है? हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में। चले आगे, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा, आपको पूछा जाए कि ब्लड कैसा है, तो आप लोग बता देते हो भैया लाल लाल होता है, पानी जितना पतला नहीं होता, हल्का सा गाढ़ा होता है। क्लियर यहां तक? नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है और स्वाद में नमकीन होता है। पता है ना, कट लगते ही आप लोग मुंह में उंगली लेते हो, मीठा नहीं लगता, हल्का सा खारा, बहुत ज्यादा खारा नहीं, हल्का सा खारा। अब इधर समझो, मैंने कहा कि हमारा रक्त क्या होता है? आपका स्वाद में नमकीन होता है। अब नमकीन अगर मैंने वर्ड बोल दिया तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त की प्रकृति बताओ। क्या बोला मैंने? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय, बेसिक। इधर देखो बच्चों, मैं यूं कह रही हूं कि आप लोगों के पीएच स्केल नाम सुना होगा आप लोगों ने, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्लियर? ये आप लोगों के पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल के ऊपर 0 से 14 तक मान होता है। क्लियर? अब 0 से 14 और यहां बीच में होता है 7। 7 से इधर नीचे कोई भी पदार्थ है, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 4, 3, 2, 1। क्लियर? इधर अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पदार्थ किस प्रकृति के होते जाते हैं?
अम्लीय प्रकृति की। ये सारे पदार्थ कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ये सभी पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? एसिडिक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इधर अपन बढ़ते जाएंगे, आप लोगों के पदार्थों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। और मैं कह रही हूँ 7 के आगे आपके 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये लास्ट में 14। अपन इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ने पर पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते जाते हैं। ये 8 से 7 के ऊपर 7.1 भी अपन लेंगे तो क्षारीय प्रकृति में आ जाएगा। क्लियर यहां तक? और इधर देखो, इधर के पदार्थ खट्टे 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 खट्टे, इधर के पदार्थ सारे खट्टे होंगे। और इधर पदार्थ हल्का सा नमक 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 बढ़ते जाएंगे, लास्ट में जाकर पदार्थ चिकने और कड़वे हो जाते हैं, साबुन जैसे आप लोगों के चिकने। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर? अब इधर देखो, मैंने क्या कहा? सुन लो वापस। मैंने कहा हमारा रक्त किस प्रकृति का होता है? स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। अब मैंने बता दिया आपको कि यहां से 7 के ऊपर जैसे ही अपन बढ़ेंगे, 7 के ऊपर हल्का हल्का नमक 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 नमकीन होते जाएंगे पदार्थ, और एक समय ऐसा आएगा कि पदार्थ कड़वे हो जाएंगे, साबुन जैसे चिकने होने लग जाएंगे। क्लियर? मतलब 7 से ऊपर बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो मैं कह रही हूँ स्वाद में हल्का सा नमकीन पदार्थ क्षारीय प्रकृति में आते हैं। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगर क्षारीय है तो मैडम ये भी बता दीजिए कि पीएच स्केल के ऊपर आप लोगों के इसका मान कितना होता है? क्या कहा मैंने कि आपके रक्त का पीएच कितना होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि बताओ कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच होता है। बोलो यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? आप लोग पेशेंस धरिए, आपके हर पॉइंट हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। जब आपका कोई डाउट रह जाए फिर आप बोलिएगा, हर पॉइंट का आंसर दूंगी मैं आपका। सिर्फ पेशेंस धरिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्लियर? दोबारा सुनो, मैंने कहा रक्त स्वाद में नमकीन होता है और नमकीन पदार्थ किधर आते हैं? क्षारीय पदार्थों के अंदर आते हैं। अगर ब्लड है क्षारीय है, ब्लड नमकीन है तो इसकी प्रकृति क्षारीय है, और क्षारीय प्रकृति का है तो मैडम उसका पीएच भी बता दीजिए। तो ये इसका पीएच होता है 7.4। यहां तक सबका क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप बोलिए, नहीं है? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि आपका जो ब्लड होता है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के डेटा बता रही हूं मैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो आपका आंसर आता है मैडम 5 to 6 लीटर। देखो, हमेशा स्वस्थ वयस्क मनुष्य के जो डेटा होते हैं ना, वो हमेशा पुरुषों के डेटा होते हैं। स्वस्थ वयस्क मनुष्य कभी भी कहीं पे भी लिखा हुआ है कि बोलो स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना डेटा है, तो अगर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये बोला स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, तो आप लोगों का आंसर हमेशा मेल के डेटा ही आएंगे। और पुरुष लगा के पूछ लिया तो भी आपका वही डेटा आता है। नहीं आई बात समझ? अगर आगे स्पेसिफिक कर दिया महिला में कितना है, बच्चे में कितना होता है, बूढ़े में कितना है, तो वो आपके डेटा फिर चेंज हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? जैसे मैंने बोला मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, तो बोल दिया 300 ग्राम। लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि ये बताओ कि महिलाओं के हृदय का वजन कितना हो, तो बोले मैडम 250 ग्राम के से 300 के बीच में। आई बात समझ में? तो जनरली कुछ नहीं बोला तो आपके मेल के डेटा है। अब इधर सुनो, मैं कह रही हूं एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर कुल कितना रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना हमेशा आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। हम बात करें सपोज एक एग्जांपल के लिए कि अगर अपन 25 साल के लड़कों की बात करें, ऑन एन एवरेज इस ग्रुप के लड़कों की बात करें, तो अगर उनके अंदर 6 लीटर ब्लड है तो उस एज ग्रुप की महिलाओं के अंदर आपके 5.5 लीटर ही रक्त मिलेगा। आई बात समझ में? ऑन एन एवरेज की बात करें, अगर मान लो उस ग्रुप के लड़कों के अंदर 5.5 लीटर ब्लड है, तो ये मान के चलो उसी एज ग्रुप की महिलाओं के अंदर 5 लीटर मिलेगा। अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। बोलो क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते। मैडम ये तो आपने बोल दिया 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यहां तक क्लियर। लेकिन मैं ये कह रही हूं कोई आपको स्पेसिफिक बोल दे कि भैया एक बंदा है कि 100 किलो का,
एक बंदा 70 किलो का ही है, एक बंदा आपके 25 किलो का ही है, स्वस्थ है, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका एक की हाइट वाइट सब पर्सनैलिटी बड़ी जोरदार है, लेकिन मोटा ताजा अच्छा स्वस्थ है मैडम, लेकिन वो 150 किलो का भी हो गया आप लोगों के। सुमो पहलवान मैडम 400-500 किलो के होते हैं, बच्चा पैदा होता है 1.5-2 किलो का होता है। अब बता दो मैडम इनके अंदर वजन आपका रक्त की मात्रा कितनी होती? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हो गए ना उस वक्त कंफ्यूज? तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखो ये तो 5 से 6 लीटर अपन ने ऑन एन एवरेज बोला, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का पूछ ले, मैं बोलूं मेरे अंदर 70 किलो वजन है, तो अब बताओ मेरे अंदर रक्त कितना है? तो ध्यान रखो किसी भी व्यक्ति के भार का, शरीर के भार का 7% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। अब किसी का भी निकाल लो, सुमो पहलवान 400 किलो का है तो 400 का 7% निकाल लो, कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो 100 का 7% निकाल लो, अरे कोई 1.5 किलो का पैदा हुआ है बच्चा तो 1.5 का 7% निकाल लो, कोई 25 किलो का तो 25 का 7% निकाल लो। बोलो क्लियर? एक आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत आपका रक्त होता है? तो शरीर के भार का 7% रक्त होता है। यहां तक सबका क्लियर? मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि रक्त क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी, लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एक उत्तक है, और वो भी किस टाइप का? संयोजी टाइप का। क्लियर? दूसरा, रक्त की प्रकृति कितनी कैसी होती है? मैडम क्षारीय प्रकृति होती है। तीसरा, मैडम रक्त अगर क्षारीय प्रकृति का है तो पीएच बता दीजिए। तो रक्त का पीएच 7.4 होता है, 7.4 होता है। अगर आपको पूछे कि ये बताओ एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो मैडम 5 से 6 लीटर शरीर के। और ये पूछे कि मुझे तो नहीं पता 5 से 6 लीटर, मेरा वजन तो 70 किलो है, तुम मेरा रक्त की मात्रा बता दो कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए? तो मैडम शरीर के भार का 7% रक्त होता है, ये आपका निकाल लीजिए आप 7%। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखो, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि रक्त बनता कहां है? रक्त बनता कहां है? कौन रक्त की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इधर देखो, क्या अगर आपको पूछा जाए कि रक्त की उत्पत्ति कहां होती है, तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्लियर? या फिर आप पहले समझो, अगर आपको पूछे रक्त की उत्पत्ति रक्त कहां से बनता है या कौन रक्त को बनाता है, तो ध्यान रखो मीजोडर्म की कोशिकाएं। और मीजोडर्म भी कौन सा आप लोगों के? भ्रूण का मीजोडर्म। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म की कोशिकाओं से होती है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म की कोशिकाओं से होती है। क्लियर? यहां तक क्या पूछा मैंने कि रक्त की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो बच्चों, कोई बच्चा बनता है, कोई भी जीव बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मनुष्य का रक्त पड़ रहा है, तो मैंने ये कहा मनुष्य के या बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है? ये एक होता है स्पर्म और ये होता है फीमेल का ओवम, अंडाणु। क्लियर? ये आपका अंडाणु और ये क्या हो गया आप लोगों का? स्पर्म, शुक्राणु। क्लियर? यहां तक इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर? ये दोनों क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइज होकर इनका निषेचन हो गया। क्या बन गया? एक आप लोगों का जाइगोट, युग्मनज। यहां पर एन और एन 2n कोशिकाएं होगी, ये क्या बन गया? एक युग्मनज, जाइगोट बन गया। क्लियर? कि अभी तक कितनी कोशिकाएं? एक। अभी तक कितनी कोशिकाएं? एक। लेकिन एक कोशिका से तो बंदा बनेगा नहीं, क्या होगा? हमारे शरीर में 10⁻14 खरब कोशिकाएं, इतनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बनेगा। अब क्या होता है? आपके इस युग्मनज, इस जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, कोशिकाओं का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। इस एक कोशिका से 2 बनी, 4 बनी, 8 बनी, 16 बनी, 32 बनी, 64 बनी, 128 बनी, जो भी आप लोगों के आगे बनती जाएगी कोशिका। क्लियर? एक बार में इतनी कोशिकाएं बन जाएगी। हर अंग को बनाने के लिए एक एक कोशिका, आंख बनाने के लिए एक, नाक के लिए एक, बाल के लिए एक, जीभ के लिए एक, बोलने के लिए, चलने के लिए एक, हाथ के लिए एक, पैर के लिए, पेट के लिए, सिर के लिए, सबके लिए एक एक कोशिका बन जाएगी। क्लियर? ये लो भैया, एक एक कोशिका बनी। अब क्या होता है? ये सारी की सारी कोशिकाएं ऐसे अपने आप को इस जाइगोट के अंदर ऐसे व्यवस्थित कर लेती। क्लियर?
इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इस जाइगोट के अंदर व्यवस्थित कर लिया। क्लियर। अब देखो इस जाइगोट के अंदर जैसे इन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया तो देखो 3 लेयर्स के अंदर ये बन गई। कितने लेयर्स में बन गई? आपके 3 लेयर्स के बन गई। समझने के लिए समझो। क्लियर। मैंने कहा ये सारी कोशिकाओं ने कितनी लेयर बना ली, अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया कि 3 लेयर बन गई। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। क्लियर यहां तक। बीच वाली जो लेयर बन गई इसको बोलेंगे मीजोडर्म। क्लियर यहां तक। और इस अंदर वाली परत को बोलते हैं एंडोडर्म। इसको अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। और ये जो स्टेज बन गई इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज, ब्लास्टूला अवस्था। अब सुनो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी का पता चलता है, क्लियर, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, भैया कोई गलत मेडिसिन ना ले ले, कोई आप लोगों के किसी एक्सरे मशीन यूवी रेज के सामने से ना निकल जाए, कोई आप लोगों के चोट वगैरह नहीं लग जाए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता किस समय उसकी ये अवस्था चल रही है। क्लियर। अब देखो यहां पर बनने वाली प्रत्येक कोशिका शरीर के किसी ना किसी अंग का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती। क्लियर यहां तक। जैसे ये कोशिका है, सपोज ये कोशिका आपके आंख बनाएगी, सपोज ये कोशिका है आप लोगों के क्या बनाएगी, आपका हाथ बनाएगी, सपोज ये कोशिका है आप लोगों का पेट बनाएगी, ये आपकी आंतें बनाएगी, ये आपका पैर बनाएगी। हर कोशिका किसी न किसी के लिए उत्तरदायी होती। इन केस किसी कारणवश सपोज ये कोशिका नष्ट हो जाए तो अब जो बच्चा बनता है ना, उस बच्चे के अंदर उस अंग की कमी होती। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक। अब सुनो, अपना काम तो ब्लड का था, हमें तो ब्लड पढ़ना है, हमें तो रक्त के ऊपर जाना है। तो मैं ये कह रही हूं कि, और अच्छा दूसरी बात, ये कोशिकाएं जब शरीर बनेगा अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएगी। ये बोल रही जैसे सपोज आंख बनाऊंगी तो ये कोशिका आगे चलकर, एक ही कोशिका है, फिर आगे चल के डिवाइड होएगी और डिवाइड होकर पूरी आंख बना देगी। ये सपोज हाथ के लिए थी तो ये आगे चल के डिवाइड होएगी और डिवाइड होके दोनों हाथ बना देगी। ये आपकी पैर है तो पैर बना देगी। ऐसे ही मैं यूं कह रही हूं कि जो रक्त बनाती है ना, जो कोशिका आपके रक्त बनाती है, वो रक्त बनाने वाली कोशिका आपके कहां पाई जाती है? इस मीजोडर्म, इस बीच वाली परत के अंदर एक कोशिका ऐसी होती है जो ये बोलती है कि भैया रक्त मैं बनाऊंगी। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक। तो रटना नहीं है मीजोडर्म भला क्या है। मीजोडर्म क्या है? आपके जब बच्चा बनने लगता है तो एक ऐसी स्टेज है जहां पर कोशिकाएं अपने एक 3 लेयर्स के अंदर बन जाती है और उनमें से बीच वाली लेयर जो है उस लेयर के अंदर पाई जाती है रक्त बनाने वाली कोशिका। कि जब बच्चा पूरा बन जाएगा ना तो उस बच्चे के अंदर रक्त मैं बोन मैरो में बनाऊंगी, कि लीवर में बनाऊंगी, कि स्प्लीन में बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। क्लियर यहां तक। तो आपको पूछे कि रक्त की उत्पत्ति के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? तो मीजोडर्म की कोशिका। बोलो क्लियर। ये क्वेश्चन आपके बड़े एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह, आपके आरएस वगैरह में कितनी बार पूछा गया। यहां तक सबका क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो क्लियर लिखिए, अदरवाइज ये बोलिए मैडम रिपीट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे का ब्लड पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत ही आएगी। क्या लिखा बॉडी में कहां बनता है? थोड़ा ऊपर हो गया। आप अपना मैसेज वापस रिपीट कीजिए जिन्होंने भी बोला कि बॉडी में कहां बनता। मेरा पूरा सब पढ़ने में नहीं आया। ऑल क्लियर। चलो, अगर मान लो बाई चांस आपका क्वेश्चन ये था कि मैडम रक्त बॉडी में कहां बनता है, तो अभी अपन वहां पहुंचे ही नहीं। अभी तो अपन वहां पहुंचे नहीं, अभी तो अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी है। आया समझ में? क्या बोला कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बोले ठीक है मैडम। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? संयोजी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो शरीर को संरचना प्रदान करते हैं, विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करते हैं। तीसरा, शरीर में वसाओं तथा अन्य पदार्थों का स्टोरेज का भी काम करते हैं। बोले क्लियर मैडम। बोले ये संयोजी उत्तक है, लेकिन किस अवस्था में? बोले लिक्विड अवस्था के अंदर पाए जाने वाला एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट आप लोगों के कि मैडम ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति को होता है, स्वाद में नमकीन होता है, और क्षारीय पदार्थ पीएच स्केल पर आपके 7 के ऊपर मान आता है उनका। क्लियर। तो रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। क्लियर यहां तक। मैडम रक्त की मात्रा आप शरीर में कितनी होती है? तो भैया 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन शरीर के भार का 7% होता है।
5 से 6 लीटर ब्लड ऑन एन एवरेज होता है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। क्लियर। तीसरी चीज आप लोगों के कि रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है, तो रक्त की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो रक्त की उत्पत्ति के लिए भ्रूण के मेसोडर्म की कोशिकाएं उत्तरदायी है। मतलब इस जगह पे कोई एक ऐसी कोशिका होगी जो क्या करती है, रक्त बनाती है। यहां तक क्लियर? बोले मैडम क्लियर। मैडम ये तो सब समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, हमें तो एक्चुअल में ये बताओ कि रक्त होता क्या है, एक्चुअल में रक्त होता क्या है, ब्लड होता क्या है, हम किसको क्या कहें, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखो भैया रक्त क्या होता है, आ जाते हैं अपन रक्त के कंपोजिशन पे। रक्त का संगठन, रक्त क्या होता है, अब इधर सुनो। हम रक्त की बात करें तो रक्त दो चीजों से मिलकर बनता है। रक्त कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है आप लोगों का प्लाज्मा, एक तो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से, और दूसरा बना होता है आप लोगों के कणिकाओं से या कार्पल से। इससे क्लियर। रक्त का संगठन, रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा आप लोगों के कणिकाओं या कार्पल से इससे मिलकर बना होता है। ठीक है मैडम। कि प्लाज्मा क्या होता है, अब इधर सुनो, और कितना प्रतिशत होता है, तो हमारे रक्त का मैक्सिमम भाग जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। क्लियर। हमारे रक्त का 55 to 60% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर। यहां तक रक्त का 55 से 60% पार्ट प्लाज्मा होता है। मैडम प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा हल्का पीला, चिपचिपा एंड ट्रांसपेरेंट एक पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीला, चिपचिपा और पारदर्शी पदार्थ होता है। नहीं समझ में आया, सुनो। कभी कभी चोट लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, चोट लगने के बाद में क्या होता है कि आप लोगों के एक, जैसे सपोज यहाँ पे एक मेरे पिन चुभ गई, एक ड्रॉप आपका ब्लड निकला, अब वो ब्लड निकला, थक्का जम गया, मैंने उस थक्के को हटा दिया साथ के साथ, फिर ब्लड निकला, थोड़ी सी देर में आप लोगों को थक्का जमा और आप अच्छे से जम गया, और फिर अपने 2-4 मिनट में मैंने उस थक्के को हटा दिया। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि उस थक्के के स्थान पर आपको पानी की एक पीली पीली सी बूंद सी, चिपचिपी सी बूंद सी आपको दिखाई देने लग जाती। आई बात समझ में? वो जो पानी की चिपचिपी बूंद है, क्लियर, वो आपका प्लाज्मा का ही पार्ट है, पर उसको सेरम कहा जाता उस वक्त। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन हट जाता, वो थोड़ा सा आगे का पार्ट है अपने ब्लड का। लेकिन मैं ये बता रही हूं कि आपके कभी कभी चोट लगने पर वो पानी की जो बूंद सी, ड्रॉप सी आ जाती है, वो प्लाज्मा होता है। क्लियर। यहां तक क्लियर। अभी उसको और डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझो। क्लियर। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हल्का पीला और चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी, चिपचिपा, चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है, चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। क्लियर। जो कि हमारे रक्त का 55 से 60% पार्ट होता है। भैया रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और एक कणिका है। उनमें से हमने प्लाज्मा देखा कि रक्त का 55 से 60% पार्ट होता है, और ये हल्का पीला, चिपचिपा और पारदर्शी पदार्थ होता है। क्लियर। यहां तक। अब हम देखते हैं आपके इस प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा का संगठन देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा का संगठन, कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो चीज समझो। हमारा जो प्लाज्मा है वो बनता है आप लोगों के, इसके अंदर होता है 92% तो होता है पानी। प्लाज्मा के अंदर 92% होता है पानी। क्लियर। इसके अंदर 7% होता है प्रोटीन, 7% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन। इसमें 0.9% होते हैं सोल्ट्स या लवण। क्लियर। और इसके अंदर 0.1% के लमसम होता है आप लोगों का ग्लूकोज। बोलो क्लियर। इसका मतलब हमारे रक्त में देखो क्या क्या हो गया, हमारे रक्त में एक तो प्लाज्मा था और कणिकाएं थी। प्लाज्मा मींस हमारे रक्त में पानी होता है, हमारे रक्त में प्रोटीन होता है, हमारे रक्त में सोल्ट्स होते हैं, और हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है। यहां तक क्लियर। यहां तक क्लियर। आपके एग्जाम के क्वेश्चन कि बोलो हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से, प्लस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती। अगर इस कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंजेस हो जाता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लग जाता है। यहां तक क्लियर। यहां तक क्लियर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए।
हम ये देख रहे हैं कि हमारा रक्त बनता किससे है। क्लियर यहां तक? चलें आगे। आगे देखते हैं हम हमारे रक्त में या हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से और उनके फंक्शंस जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्या कहा मैंने? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स। क्या कहा मैंने? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। सुनो, हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं और उनका फंक्शन, उनका काम क्या है। पहला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है। क्लियर? अब इधर देखो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन याद करो, मैंने आप लोगों को विटामिन के बताया था। विटामिन के आपका क्या करता है? इस फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फाइब्रिनोजन नामक इस प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर? यही प्रोटीन आगे चलकर हमारे रक्त में एक प्रोटीन और होता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। क्लियर? एक प्रोटीन और रहता है जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बिन। क्लियर? प्रोथ्रोम्बिन आपके पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन में बदलता है और प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में बदल जाता है। तो देखो मैं कह रही हूं, हमारे रक्त में विटामिन के निर्माण करता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का। हमारे रक्त में एक प्रोटीन और बनेगा, उसका नाम है थ्रोम्बिन। क्लियर? जब चोट लग जाती है तो ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन इस थ्रोम्बिन से क्रिया करके एक बहुत बारीक जाल बना लेता है, अति बारीक जाल बनाता है। क्लियर? और इस जाल को बोला जाता है फिब्रिन। क्या बोला जाता है इसको? फिब्रिन। क्लियर यहां तक? ये जाल इतना बारीक होता है कि चोट लगने के पश्चात जब इसके अंदर से ब्लड बाहर निकलने लगे तो इसके अंदर आपके आरबीसी आकर फंस जाती है। इसमें आपकी पूरी क्या हो जाती है? आरबीसी फंस जाती है। ये लो, फिब्रिन में कौन फंस गई? आरबीसी। अब आरबीसी इसमें इस तरीके से फंस गई कि एक लेयर बन गई, परत बन गई। अब बताओ, इस परत के अंदर से वापस नीचे से कोई पदार्थ जा सकता है क्या? नहीं जा सकेगा। और यही परत आपके हवा के संपर्क में आकर सूख जाती है, जिसको अपन बोलते हैं थक्का, ब्लड क्लोटिंग। आया समझ में? तो सीधी सी बात आपका कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या काम करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता, ब्लड क्लोटिंग करता है। आया समझ में? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या काम है? बोलो क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है तो क्लियर लिखिए। हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन और उसमें पहला प्रोटीन सुनिए। हमने पढ़ा प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। पहले प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। आपको ये नाम मैं बोल रही हूं, मेरे साथ साथ आप लोग अपने घर पे बैठे हुए इस नाम को रिपीट कीजिए। साइंस के वर्ड्स हैं, आपको नहीं याद होंगे जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे। अपने मुंह से इसको रिपीट कीजिए, उच्चारित कीजिए, तब जाके आप लोग बोल पाएंगे। क्लियर? तो मैं ये कह रही हूं, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। क्लियर? अब ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये क्या करता है बच्चों? ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनता है विटामिन के कारण। किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। अब जब हमारे चोट लग जाती है तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपके रक्त में एक प्रोटीन हो रहा था थ्रोम्बिन, उसके साथ क्या करता है? क्रिया करता है और क्रिया करके ये एक जाल बना लेता है। ये क्या बनाता है? जाल बनाता है और इस जाल को बोलते हैं फिब्रिन। क्लियर? ये जाल इतना बारीक होता है कि इसके अंदर से आरबीसी अगर निकलने की कोशिश करती है तो आरबीसी इस जाल में फंस जाती है। फंस गई तो एक परत बन जाती है, वो परत आप लोगों के हवा के संपर्क में आने से सूख जाती है, जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का। अब नीचे से दूसरा ब्लड क्या नहीं हो पाएगा? इसमें से निकल नहीं पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो इनडायरेक्टली एक बार में सारा कंक्लूजन क्या निकला कि आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। यहां तक क्लियर? अब क्लियर?
नेक्स्ट देखो, सेकेंड एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाले दूसरे प्रोटीन का, रक्त में के कौन से पार्ट में? प्लाज्मा में। रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है आप लोगों का? इम्यूनोग्लोबिन। ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखो मैं क्या करता हूं, तुम्हारा रूट वर्ड पकड़ो, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता हूं। इम्यूनोग्लोबिन, घर पर रिपीट करो इस वर्ड को, मुंह से बोलो, इम्यूनोग्लोबिन। क्लियर? तो ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। अब कैसे करता है? कैसे करता है? तो ये सुनो कि ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन ये क्या बनाता है? हमारा WBC। ये क्या बनाता है? हमारा WBC। आगे पढ़ेंगे अपन। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाता है। और ये WBC आगे चलकर हमारे शरीर के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? ये एंटीबॉडीज बनाती है। यही तो एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने का काम करती। क्लियर? कीटाणुओं को, जीवाणु को, जो भी हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ आ गए उनको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसी एंटीबॉडीज के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब बोलो, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? इनडायरेक्टली बोल दो, एंटीबॉडीज बना रहा है जो कि रोगों से लड़ता है। इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। बोलो क्लियर? क्लियर? यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो नहीं है? नेक्स्ट देखो, और क्या काम करता है इम्यूनोग्लोबिन? एक हमारे शरीर में Fe3+ आयंस, Fe3+ आयन, इसको बोलते हैं Fe3+ बोल दो, इसको फेरस बोल दो, इसको आप आयरन बोल दो, इसको आयरन बोल दो, इसको लोहा बोल दो। भैया यही तो हमारे शरीर के अंदर रक्त बनाते हैं, यही तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, इसका मतलब रक्त बना रहे। क्लियर? तो हमने जो खाना खाया उसके अंदर जो हमारे आयरन आया है, उस आयरन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जहां पर आपका ब्लड बन सके, तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा। सॉरी, दूसरा आप लोगों के एक काम और करते हैं, ये क्या? थायरोक्सिन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि से बनता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन भी किसके द्वारा किया जाता है? इसी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा। तो 3 काम हो गए इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का। मेन काम तो हो गया है शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, शरीर के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। दूसरा काम Fe3+ आयंस और थायरोक्सिन हार्मोन है, उसका बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। बोलो यहां तक क्लियर? क्लियर है तो क्लियर, वरना रिपीट। चलो रिपीट। अच्छा इधर देखो भैया, अपन पढ़ रहे हैं रक्त, हम पढ़ रहे हैं रक्त, और रक्त का कंपोजिशन देख रहे हैं कि रक्त किन से बना होता है। तो रक्त 2 चीजों से बनता है, एक बनता है आपका प्लाज्मा और एक बनता है कार्पल्सेस, कणिकाओं से। क्लियर? यहां तक प्लाज्मा क्या था? हल्का पीला चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ। अब उस पारदर्शी पदार्थ का कंपोजिशन मैंने बताया था, जिसके अंदर आप लोगों के 7% प्रोटीन थे। हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रोटीन कौन कौन से, तो उसमें हमने पहला देखा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा मैं कह रही हूं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। अब इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन इम्यूनिटी डेवलप करता है, शरीर के लिए आपके WBC बनवाता है, और यही WBC आगे चलकर एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसका मतलब रोगों से लड़ने के लिए आपके हथियार तैयार करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते। दूसरा, यही इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन और क्या करता है? हमारे ब्लड बनाने में मेन एलिमेंट कौन सा है? आयरन। हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन किसके से बन रहा है? हमारा ब्लड या हीमोग्लोबिन आयरन लोहे के कारण बन रहा है। क्लियर?
आप लोगों ने सुना ना, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो उस आपने जो खाया पिया है उस आयरन को, उस Fe3+ हमारी बॉडी में ये किस फॉर्म में होते हैं, Fe3+, केमिस्ट्री में अब समझ में आ जाएगा। इस आयरन को, सिर्फ ये समझो, इस आयरन को, इस लोहे के तत्वों को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का, परिवहित करने का, ताकि क्या बन सके, हीमोग्लोबिन बन सके, रक्त बन सके, उनको बॉडी के अंदर ले जाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, इसी इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। क्लियर। दूसरा कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का, इसको परिवहित करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। क्लियर। Fe3+ आयरन का मतलब ये है कि आयरन हमारी बॉडी में इस फॉर्म में है। क्लियर। अब क्लियर सबका। नेक्स्ट देखो और कौन सा प्रोटीन है, एक प्रोटीन और है इसके अंदर, दो प्रोटीन, एक तो है एल्ब्यूमिन, और एक है ग्लोब्यूलिन। दोनों का कंबाइंडली मैं काम बता देती हूं। प्लाज्मा में ये दो प्रोटीन और होते हैं, एक का नाम है एल्ब्यूमिन और दूसरे का नाम है ग्लोब्यूलिन। दोनों का कंबाइंडली मैं काम बताती हूँ क्या काम करते हैं। क्लियर। देखो अभी मैंने बोला हमारे प्लाज्मा में कितना पानी होता है, 92%। कितना पानी होता है प्लाज्मा का भी, जब जो प्लाज्मा आपके रक्त का 55 to 60% पार्ट था, अब इस 55 to 60% का भी 92% पानी होता है। नहीं आई बात समझ में, कि 65 टू आपका जो 60% प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का भी मैक्सिमम पार्ट कौन होता है, पानी ही होता है। अब सुनो, तो ये क्या करता है, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपके इस प्लाज्मा में, आपके इस ब्लड के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। क्लियर यहां तक। अगर इन दोनों प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन क्या काम करते हैं, रक्त में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं, पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। क्लियर यहां तक। अगर इनकी कमी हो जाए तो पानी आपके किसमें से, आपके रक्त में से बाहर निकलकर दूसरे टिश्यूज और उत्तकों में भरने लग जाता है। इनकी कमी से क्या कहा मैंने, इनकी कमी से रक्त में से पानी, इनकी कमी से रक्त में से पानी बाहर निकलकर दूसरे उत्तकों में भरने लग जाता है। जिससे हमारा शरीर फूला हुआ दिखाई देता है। अरे आप गांव के अंदर या आपने जो पढ़े लिखे दादा दादी या आप लोगों के आंटी चाची ताई कोई भी है, आप उनको बोलकर देखो, बेचारे आदमियों को बोल देते हो ना कि मोटे हो रहे हो, तो वो एक्सेप्ट कर लेता, हाँ यार मोटा हो रहा हूं, है ना। और आप कभी किसी दादी नानी चाची बुआ जो आप लोगों की पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, आप उनको बोलकर देखो कि वाह दादी आप तो मोटी हो रही है, वो क्या बोलेगी, अरे कहाँ रे, मेरे तो शरीर में पानी भर गया। क्या बोलती हो, मेरे तो शरीर में पानी भर गया। अरे वो शरीर में पानी कैसे भर गया, अरे मैडम आप लोगों के एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की कमी हो गई, जिसके कारण आपके रक्त के अंदर जो पानी था वो पानी निकलकर आपके दूसरे उत्तकों में भरने लग गया, इसलिए आपका शरीर फूला हुआ दिखाई दे रहा, मोटा दिखाई दे रहा है। नहीं आई बात समझ में, आया क्लियर यहां तक। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर। आपके एग्जाम में तो ये पूछेगा सिंपली कि ये बताओ प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो भैया प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं। बोलो यहां तक क्लियर सबका। नेक्स्ट चलें। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी अपन ने देखा था क्या, यहां देखो, यहां अपन ने देखा था सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं।
अब देखो प्लाज्मा में अपन ने प्रोटीन देख लिए, सोल्ट्स की बात करें तो देखो सोडियम, पोटेशियम, आप लोगों के फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, ये सारे सोल्ट्स आपके किसमें पाए जाते हैं? इसी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? ग्लूकोज, अगर अपन बात करें ग्लूकोज वगैरह की, तो ग्लूकोज क्या होता है आप लोगों के, जो अपन खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो भी तो आपका ब्लड में जा रहा है। अपन पेशेंस रखिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितनी बार क्या होता है साइंस में कुछ टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। क्लियर? याद करो एल्ब्यूमिन प्रोटीन मैंने कल भी बताया था अंडे की सफेदी में, तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में पाया जाता है, अरे हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। इधर देखो, अगला अपन पढ़ते हैं। भाई आपको इतना तो समझ में आ गया हमारा ब्लड किससे बना, एक तो प्लाज्मा से और दूसरा कार्पल सेज और कणिकाओं से। क्लियर? सेकंड चीज हम पढ़ते हैं कार्पल सेज या कणिकाएं। क्लियर? कणिकाएं या कार्पल सेज हमारे शरीर का या हमारे ब्लड का ये रंगीन भाग होता है। क्या होता है? ये हमारे रक्त का रंगीन भाग होता है। हमारा जो ब्लड रेड रेड दिख रहा है ना, इस कार्पल सेल्स की वजह से दिख रहा है। ठीक है? हमारे रक्त का बच गया जो पार्ट 40 से 45%, अभी देखा था ना भाई, प्लाज्मा जब 55 से 60% हमारे रक्त का भाग है, तो बच गया जो पार्ट कौन सा हो गया? कार्पल सेल्स या कणिकाएं हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे रक्त का रंगीन भाग होता है। आपके रक्त का ये 55 आपके 40 से 45% भाग होता है। क्लियर? ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्लियर? कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। यू मानो कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बहुत अच्छे से सुनिएगा बच्चों, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर लाइन आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनाएगी। कार्पल सेल्स कितनी प्रकार की होती है? तीन। कार्पल सेल्स के प्रकार कितने प्रकार की होती है आपके कार्पल सेल्स? तीन। पहली होती है आप लोगों के आरबीसी। कार्पल सेल्स कितने प्रकार की होती है? आरबीसी। पहला प्रकार, तीन प्रकार में से आरबीसी। अगर अपन बात करें तो इनको अपन क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। देखो मैंने यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं लिखा है। कणिकाओं का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने प्लाज्मा देखा, तो प्लाज्मा तो आपके पानी के तरह लिक्विड फॉर्म में था। प्लाज्मा तो क्या था? एक तरल द्रव पदार्थ था। ये तरल या द्रव नहीं है, ये आप लोगों के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आई बात समझ? लेकिन इतने बारीक, इतने छोटे होते हैं कि हमें ये जनरली अपन इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हम अपना ब्लड बह रहा है तो अपन ये नहीं कह सकते देखो ये मेरे कणिका हाथ में आ गई। नहीं आई बात समझ में? बहुत बारीक आप लोगों के पार्ट होते हैं, लेकिन होते किस रूप में? देखो बोल रहा है ये कणों के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में, कणों के रूप में पार्टिकल्स होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो एक कणियों के भाग में इसकी फुल फॉर्म आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स हो चाहे बड़े, सिर्फ आरबीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो देखो मैंने यहाँ कणिकाएं लिखा है। कुछ बच्चे बोले मैडम सेल्स भी तो बोल सकते हैं इनको, कोशिकाएं भी तो बोल सकते हैं। भैया बोल सकते हो ना, किसने मना किया? क्लियर? क्या बोल सकते हो इनको? कोशिकाएं भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? लेकिन एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए कि आरबीसी की फुल फॉर्म बोलो, रेड ब्लड कार्पल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों आ जाए, तो आप नो डाउट आप कार्पल सेल्स लगा दोगे, गलत नहीं होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, सेकेंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज तक तो आप यही पढ़ते आए हो, अरे इन आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जैसे अपन ने विटामिन के केमिकल नेम देखे थे ना कि आपके विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, रासायनिक नाम देखा था, उनका साइंटिफिक अपन नाम देख रहे थे। सेम ऐसे ही मैं बोल रही हूं कि आपके एग्जाम में आरबीसी ने लिख के वही बोल दे कि बोलो इरिथ्रोसाइट्स की संख्या क्या होती है, इरिथ्रोसाइट्स की कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है। तो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस या लाल रक्त कणिकाएं, या इनको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्लियर यहां तक? दूसरी चीज हमारे रक्त में क्या पाई जाती है? दैट इज डब्ल्यूबीसी। क्लियर? डब्ल्यूबीसी बोल दो या व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोल दो इनको? श्वेत रक्त कणिकाएं बोल दो।
क्लियर, या इनको श्वेत रक्त कोशिकाएं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर इनको साइंटिफिक नेम बोलते हैं इनका ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलेंगे इनको? ल्यूकोसाइट्स। अरे आप अपने घर पे बैठे बैठे इन वर्ड्स को उच्चारित कीजिए। क्या बोलेंगे? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स और इनको बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। क्लियर? ल्यूको मतलब कलरलेस, व्हाइट। क्लियर यहां तक? ल्यूकोसाइट्स। एंड तीसरे प्रकार की हमारी आरबीसी आपके कणिकाएं होती है, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरी क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स या आपके रुधिर पट्टिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? रुधिर पट्टिकाएं। क्लियर? या हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इनको बिंबाणु भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इनको? बिंबाणु। और केमिकल नेम की बात करें तो इनको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे इनको? थ्रोम्बोसाइट्स। आगे मैं आपके इन वर्ड्स को आरबीसी की जगह इरिथ्रोसाइट्स रिपीट करूंगी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलूंगी और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलूंगी। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी होता है और इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी होता है। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब तो आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई पूछ ले कि ये बता दे भैया रक्त क्या होता है, तो भैया रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा से और आप लोगों के कार्पल्सेस से। प्लाज्मा के अंदर 92% पानी, आप लोग 7% प्रोटीन, 0.9% सोल्ट्स एंड 0.1% आपका ग्लूकोज होता है, और दूसरा कणिकाएं जो कि कलर्ड पोर्शन होता है। कणिकाएं आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिलाकर साथ में प्लाज्मा को मिलाकर हमारा रक्त बन जाता है। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप बोल दीजिए मैडम रिपीट, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहां तक? चलें अब एक एक चीज को अपन पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। चलें आगे। उसका क्या यूज, किसका यूज बेटा, किसका यूज पूछ रहे हो बेटा? प्लाज्मा का। अरे प्लाज्मा में ही तो घुलकर ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में पहुंचती है। इसी आपकी बॉडी के अंदर यही तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी या आप लोगों ने जो खाया पिया कोई भी पदार्थ है वो इस प्लाज्मा के अंदर घुलकर ही तो पहुंच रहा है। क्लियर? प्लाज्मा बैंक बनाया था, प्लाज्मा बैंक बनाया था आपके। वेरी गुड। आगे अपन देखते हैं प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको तो पूरा कोरोना और पूरा सब कुछ करवाऊंगी। अभी तो आप पेशेंस धरिए बच्चों, एक एक चीज आप लोग जो मैंने पढ़ाया बस उतना आप लोगों को समझ में आ गया। कोरोना भी आपके करवाऊंगी और ये प्लाज्मा बैंक क्या करते हैं वो भी बताऊंगी। प्लाज्मा आप लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका क्या होता है वो भी बताऊंगी। फिर आप बोलिएगा कि मैडम अब कोई डाउट है। चलें टू दी पॉइंट। चलो क्या होता है, साइंस ऐसा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद को पढ़ने में जोर आता है लेकिन दूसरा बताए तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। चले जाओ फ्लो के अंदर। लेकिन जब अपन चलते रहते हो तो इतना डीप में पहुंच जाते हैं कि डूब ही जाते हैं। तो अपने को खुद को तैरना आना चाहिए, हाथ पैर मारने आने चाहिए ताकि अपन बाहर निकल सके। ठीक है ना? आपको सब चीज करवाऊंगी, कोरोना तक करवाऊंगी। आपका कोरोना आपको टिप्स पे याद हो जाएगा, ये क्या चीजें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। चलो नेक्स्ट चलो, आज हम पढ़ते हैं आरबीसी। क्लियर? आरबीसी अभी अपन ने देखा था, आरबीसी को क्या बोला? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, और जिनको हमने बोला था क्या? इरिथ्रोसाइट्स। बोलो क्लियर यहां तक? इरिथ्रोसाइट्स। अब सुनो, आरबीसी क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। यहां से देखिए, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। क्लियर? और हमें रक्त पढ़ना सिर्फ मनुष्य का, ह्यूमन बींग्स का रक्त पढ़ना, मनुष्य प्रजाति का पढ़ना, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें हमारा पढ़ना है। तो सारे डेटाज जो मैं दूंगी आपको, वो सारे डेटाज आपको मनुष्य के दूंगी, मैं किसी जानवर एनिमल के डेटा नहीं दूंगी। क्लियर? हमारे एग्जाम में हमारा ही रक्त आता है, मनुष्य का ही आएगा। क्लियर? अच्छा, आरबीसी की हम बात करें। क्लियर?
आपके रेड ब्लड कार्पल्सेस की अगर अपन बात करें तो आरबीसी आप लोगों के रक्त का जो कलर पार्ट है, रंगीन भाग होता है, वो आपका किसके कारण होता है? इस आरबीसी के कारण ही होता है। क्लियर? जैसे इधर देखो, आपको मैंने थोड़ी सी इमेजेस भी लेके आई थी मैं, ये देखो, अर्पित खोलना बेटा इसको। देखो, ये हमारी आरबीसी होती है। क्लियर? ऐसे फूली हुई संरचना में, ऐसे आप लोगों के गोल ऐसे फूली हुई संरचना के अंदर हमारी आरबीसी पाई जाती है। क्लियर? इधर और देखो, देखो इरिथ्रोसाइट्स, बोला ना, इरिथ्रोसाइट। और ये आरबीसी क्या काम करती, कहाँ क्या चीज होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी। आप एक बार स्ट्रक्चर देखो आरबीसी का। जैसे मेन काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके जा रहा है। कौन लेके जाता है? आप लोगों का हीमोग्लोबिन अटैच करके लेके जाता है। तो ये देखो आप लोगों का हीमोग्लोबिन के साथ आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच। क्लियर? और हीमोग्लोबिन किसके कारण बनता है? आयरन के कारण। तो ये आप लोगों के आयरन। क्लियर? अब देखो अपन आगे चलते हैं हमारे आरबीसी के बारे में। इधर हम बात कर रहे थे हमारी आरबीसी की। क्लियर? चलो, हम बात कर रहे थे आरबीसी की हमारे। तो आरबीसी क्या होती है? आरबीसी की हम देखें, बात करें तो आरबीसी कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, काम क्या करती है, वो अपन देखते हैं। चलो, इधर आरबीसी की संरचना, पहली चीज आरबीसी की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोगों का आरबीसी का। क्लियर? तो आरबीसी एक फूली हुई संरचना होती है। क्लियर? दोनों साइड से ऐसे फूली हुई आप लोगों के एक स्ट्रक्चर होता है। अर्थात कैसी होती है आप लोगों की आरबीसी? उभयावतल। उभयावतल, उभय मतलब बोथ साइड। क्लियर? और इंग्लिश में बोले तो उसको बाई कॉनकेव। आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉनकेव, मतलब जिसकी दोनों साइड, अरे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस देखा ना। क्लियर? ये आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इधर में इसकी एक कॉनकेव क्या बना सकती हूँ? लेंस। तो ये भी साइड इसकी कॉनकेव हो गई, ये साइड भी इसकी कॉनकेव होगी। नहीं आई बात समझ में? फूली हुई संरचना। तो अब इधर देखो, आपको पूछे आरबीसी की संरचना, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आरबीसी उभयावतल या बाई कॉनकेव प्रकार की होती है। ऐसी आप लोगों के आरबीसी की फूली हुई संरचना होती है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो सुनो, हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य की बात कर रही हूं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर 4 to 5 मिलियन, कितना? 4 to 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख, तो बोलो कितनी? 40 से 50 लाख आरबीसी हमारे पर क्यूबिक एमएम में, प्रति घन मिलीमीटर में, पर क्यूबिक एमएम। क्लियर? ये लो, ऐसे लिख लो, पर क्यूबिक एमएम के अंदर, पर क्यूबिक एमएम के अंदर कितनी होती है? 40 to 50 लाख आरबीसी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट चीज हम बात करें, आरबीसी जो है, हर कोई कोशिका, कोई भी कोशिका, उस कोशिका के अंदर देखो, ये कोई कोशिका है, उस कोशिका को चलाने के लिए मेन कार्यकर्ता होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका को चलाने का मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? उसको चलाने वाला कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका मेन क्रिएटर होता है, मुख्य कार्यकर्ता होता है। क्लियर? और ये कार्यकर्ता होने के कारण ही इसमें बाकी के दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स कोशिका में और पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? लेकिन क्या होता है, मनुष्य की, या मनुष्य की नहीं, ओवरऑल
मेमल्स की, स्तनधारियों की आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस केंद्रक अनुपस्थित होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? क्या कहा मैंने कि सभी स्तनधारियों के कोई सी भी कोशिका होती है जीव के अंदर, उस कोशिका को चलाने के लिए केंद्रक होता है, मेन क्रिएटर होता है केंद्रक आप लोगों का। लेकिन आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी के अंदर सभी मेमल्स, कोई भी स्तनधारी उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये एक ऐसी कोशिका है। क्लियर? लेकिन इसमें मेन क्रिएटर केंद्रक होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन साइंस में अपवाद अवश्य होते हैं, अपवाद। लेकिन दो ऐसे स्तनधारी, दो ऐसे मेमल्स हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। एक तो होता आप लोगों का ऊंट और एक होता आप लोगों का लामा। ये दो ऐसे जानवर हैं, इन दोनों जानवरों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना बच्चों। क्लियर? यहां तक दोबारा बोल रही हूं मैं। आरबीसी की हम संरचना की बात करें तो आरबीसी की संरचना होती बाइकोनकेव या उभयावतल। क्लियर? दोनों तरीके से फूली हुई आप लोगों की संरचना। संख्या की बात करें तो 4 से 5 मिलियन, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम के अंदर आरबीसी की क्या होती है? संख्या होती है। आरबीसी का मेन पॉइंट ये है कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी मतलब आपकी इरिथ्रोसाइट्स, मतलब आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर या केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर यहां तक? लेकिन अपवाद ऊंट और लामा ऐसे आप लोगों के जीव हैं स्तनधारियों में जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब सुनो, मुख्य क्वेश्चन आप लोगों का क्या, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की उत्पत्ति की। आरबीसी कहां बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों कि आरबीसी कहां बनती है। तो सुनो, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, एम्ब्रो स्टेज में होता है, भ्रूणावस्था के अंदर बच्चा होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है लीवर एंड स्प्लीन के अंदर। लीवर मतलब यकृत में। लामा, बच्चा आप नेट पे इसकी फोटो देखना, एक ऊंट जैसा होता है, छोटा सा आप लोगों का इतना जीव होता है, छोटा जीव होता है, उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे लंबा टाइप का होता है। लामा एक जीव का, एनिमल का नाम है, मेमल है एक। आप नेट के ऊपर उसकी फोटो देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर? लामा एक छोटा जीव होता है, अगर एकदम से देखे तो ऊंट के बच्चे जैसा दिखता है, थोड़ा लंबा सा फेस सा आप लोगों का इसका रहेगा। आप देख लेना नेट के ऊपर उसकी फोटो। क्लियर? अब देखो उत्पत्ति बहुत अच्छे से माइंड में बिठाना, क्योंकि आपको पूछा जाता है, कुछ बच्चे जो पढ़े हुए हैं साइंस, उनको अगर पूछ लूं कि आरबीसी कहां बनती है तो फटाक से आंसर दे देते बोन मेरो। लेकिन अगर बंदा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एम्ब्रो स्टेज में, भ्रूणावस्था में, बच्चा जब मां के गर्भ में, तब आरबीसी कहां बनती है, तो वहीं पे आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो सुनो, आरबीसी की उत्पत्ति एम्ब्रो स्टेज में, भ्रूणावस्था में, किसकी बात कर रही हूं मैं? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणावस्था में आरबीसी यकृत व प्लीहा में कहां बनती है? यकृत मतलब लीवर और स्प्लीन, लीवर या स्प्लीन जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा कहां होता है? देखो सुनो, मैं थोड़ा सा बता देती हूं। लीवर एंड स्प्लीन, प्लीहा। देखो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पाचन तंत्र के अंदर यहाँ पर आप लोगों के ये अमाशय, इस अमाशय के बाहर एक अंग और होता है, उस अंग का नाम होता है, यहाँ पर पाया जाता है प्लीहा या स्प्लीन। अरे इसको आप तिल्ली भी बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप? तिल्ली, तिल्ली भी बोल देते हो, खाने वाली नहीं रहे, गजक बनाते हो वो वाली नहीं, इस अंग को बोलते हैं तिल्ली। क्लियर? और यहाँ पर पाया जाता है आपका यकृत, यहाँ पर पाया जाता है आपका, यहां पर क्या पाया जाएगा? आपका यकृत या लीवर। ऐसे टोपीनुमा संरचना के अंदर ऐसे मान लो आपको कि यहां पर पाया जाता है लीवर। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। लेकिन जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के पश्चात आरबीसी का निर्माण कहां होता है? ये देखो, जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, जन्म के पश्चात कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर?
अब ये नहीं, जिराफ में भी होता है, नहीं होता। सुनो, आप लोगों के रेड बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो क्या होता है, वो आप लोगों को मैं यहां से बताती हूँ। कोई भी आपकी हड्डी है, मजबूत आपकी जो हड्डियां हैं, चाहे छोटी हो सकती है लेकिन मजबूत हो, और लंबी जो हड्डियां है, क्लियर, या तो लंबी हो जाए, छोटी हो जाए, मजबूत हो जाए, उन हड्डियों के अंदर अपन हड्डी का स्ट्रक्चर देखें। देखो, ये आपकी कोई भी हड्डी है, क्लियर, इस हड्डी के अंदर एक खोखली नली नुमा संरचना पाई जाती है, क्लियर, इस आपकी हड्डियों में खोखली नली नुमा संरचना पाई जाती है। इस नली नुमा संरचना में एक लिक्विड भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ पाया जाता है, क्लियर। अब देखो, ये तो क्या हुआ, हमारी अस्थि या बोन, ये तो क्या हो गई, हमारी अस्थि या बोन, क्लियर। और ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं अपन मज्जा, इसको क्या बोलते हैं, मज्जा, क्लियर यहां तक। और यहां पर जहां पर जॉइंट्स होते हैं बच्चों, यहां जॉइंट्स के पास में ये जो आप लोगों का फ्लूइड होता है वो किस कलर का होता है, आपके लाल, वो किस कलर का होता है, आपके लाल। अब सुनो, मैं कह रही हूं कि आरबीसी जन्म के पश्चात आरबीसी कहां बनती है, जन्म के पश्चात की बात है, तो ये इधर देखो, आपकी हड्डियों के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं मज्जा या आपका मेरो। और ये जॉइंट्स के पास में ये मेरो किस कलर की सेल्स होती है, यहां पर रेड कलर की, क्लियर। तो रेड बोन मेरो, आई बात समझ में, लाल अस्थि मज्जा, ये जो कोशिकाएं हैं यहां पर जॉइंट्स के पास वाली, ये बनाती है आपकी आरबीसी। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वापस बोल रही हूं, किसी भी जगह, कोई भी जगह आपकी बॉडी में, मेरी ये हड्डी है तो ये हड्डी में भी, इसमें भी बोन मेरो, ये हड्डी है ये वाली तो इसमें भी बोन मेरो, अगर मेरी फीमर है, ये मेरी नीचे की हड्डी है, मेरी रीढ़ की हड्डियां हैं, इन सबके हड्डियों के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड आपका मेरो। और हड्डी है ये, हड्डी को बोन बोलते हैं, और इसमें पाए जाने वाला फ्लूइड मेरो, इसीलिए इसको बोलते हैं बोन मेरो। आया समझ में, आया समझ में। चलो इसको यहां से अपन कल कंटिन्यू करते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है ना, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, यहां से मैं आपको कल से कल कंटिन्यू करवाऊं, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यहां से कंटिन्यू करें, दिक्कत मत लो, आपका आरबीसी से अपन वापस स्टार्ट करें, ठीक है।